हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडे जीके क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉलिटी का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है कि भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता क्या है, अब तक में कितने बने, कौन कौन से बने, क्या कार्यकाल था, क्या नाम था उनका, सारा कुछ विस्तार से जानेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारे इस चैनल पे पूरा पॉलिटी का संपूर्ण सिलेबस कराया जा रहा है, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा दोस्तों, पूरा कुछ आपको समझा दूंगा क्या कैसे होता है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे देश में जो है शासन की जिम्मेदारी जो है मंत्रियों को, नेताओं को दे दी गई है ना। तो हमारे देश में जो शासन है उसको जो चलाने की जो जिम्मेदारी किसको दे गई नेताओं को। अब नेता ये जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, जरूरी तो नहीं है कि जो नेता जो आदमी बनेगा, तो जो मंत्री बनेगा तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, है ना। तो फिर ये लंबे लंबे कानून बना देते हैं, कैसे पास कर देते हैं, जीएसटी जैसा बिल पारित कर देते हैं जो कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे आदमी को समझ में नहीं आता जीएसटी आखिरकार जीएसटी है क्या, और ये लोग जीएसटी जैसा बिल पास कर देते हैं। तो ये बड़े बड़े कानून बना देते हैं नेता लोग, जबकि बिना पढ़े लिखे होने के बावजूद। तो इनको आखिर ये सब कुछ करने की हिदायत कौन देता है, इनको इनको सलाह कौन देता है ना। तो भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए क्या होना चाहिए, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो भारत का मतलब महान्यायवादी है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। अब कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो जो आपका सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, मतलब जो योग्यता आपके लिए सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए चाहिए वही योग्यता आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए चाहिए। तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जज होता है? नहीं। कैसे नहीं, देखिए आपकी और एक आईएएस की भी योग्यता, आप भी ग्रेजुएट, एक आईएएस भी ग्रेजुएट, क्वालिफिकेशन सेम है, लेकिन आप में उसमें धरती आसमान का अंतर है कि नहीं है। तो ऐसे इसमें भी होता है, लेकिन योग्यता जो है, मतलब जैसे आपकी योग्यता डीएम की योग्यता सेम है कि नहीं है, आप भी ग्रेजुएट वो भी ग्रेजुएट, लेकिन योग्यता तो सेम है, लेकिन पद का अंतर है ना, धरती आसमान का, वही अंतर यहाँ पे होता है। कुल मिला के समझ लीजिए कि देश में जितना भी विधेयक लाना होता है, जितना भी विधेयक पास करना होता है, उसकी सलाह जो है आपका कौन देता है, तो महान्यायवादी ही देता है। क्लियर? वही चीज है कि भारत सरकार का जो महान्यायवादी होता है ना, महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है तथा भारत सरकार को विधिक मामलों की सलाह देता है। वही कि विधिक अधिकारी होता है जो विधिक जितने भी मामले होते हैं भारत सरकार के, उस चीज की सलाह देता है। वही चीज यहाँ पे दी गई, इसलिए मैं आपको स्पष्ट लैंग्वेज में समझा दिया हूं कि जो महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी की युक्ति जो है संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। समझ लिए, वही चीज है ना, योग्यता की बात आई तो उसकी क्या योग्यता है, तो राष्ट्रपति जो है मतलब महान्यायवादी नियुक्त करता, उतनी योग्यता होनी चाहिए, इतना उच्चतम न्यायालय का जो है न्यायाधीश की होनी चाहिए। ठीक है, फिर देखेंगे दोस्तों। अब वही चीज है, मैं बताया था विधिक मामलों की जो सलाह देता है तो आपका महान्यायवादी होता है। वही चीज यहाँ पे दर्शाई गई, तो कौन से अनुच्छेद में, तो आपका अनुच्छेद 76 है ना, आपका अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देश विषयों पर भारत सरकार को विधिक सलाह दे। यानी कहने का मतलब है कि अनुच्छेद जो 76 है, अनुच्छेद 76 में अभी पूछेगा कि अनुच्छेद 76 में क्या है ना, क्वेश्चन बनेगा। तो अनुच्छेद जो है 76 के अनुसार जो महान्यायवादी का कर्तव्य होता है कि राष्ट्रपति के निर्देश से, है ना, भारत सरकार में जितने भी विधिक मामले होते हैं, जितने भी विधिक समझ लीजिए जितने भी बिल वगैरह पास होते हैं, उन सब की जो सलाह है वो महान्यायवादी सरकार को देता है। ठीक है, एक चीज और बनती है कि जो महान्यायवादी की एक और विशेष प्रावधान है, विशेष चीज का दर्जा प्राप्त है कि जो भारत का महान्यायवादी होता है ना, महान्यायवादी को भारत के सभी यानी जितने भी न्यायालय हैं, सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। सभी न्यायाधीश को नहीं होता है, अभी उच्चतम न्यायालय नहीं, लेकिन सभी को, यानी जो महान्यायवादी होता है, भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, वो सभी मतलब जितने भी देश में न्यायालय हैं उन सभी में वो सुनवाई कर सकता है, उसको सुनवाई का अधिकार होता है। क्लियर? एक चीज और है दोस्तों कि अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी को अधिकार प्रदान किया गया है कि वह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। यानी संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार जो है ये महान्यायवादी का अनुच्छेद 88 के तहत किया गया है। ठीक है ना,
कार्रवाई में भाग ले सकता है, किंतु वह मतदान नहीं कर सकता है। यानी संसद की कोई भी कार्रवाई चल रही है तो वहां पे जो अटॉर्नी जनरल यानी आपका जो महान्यायवादी है, वहां पे संसद में किसी भी समझ लीजिए कार्रवाई में भाग ले सकता है, पर वो अपना मतदान नहीं कर सकता। जैसे नहीं कोई बिल पास होता, कुछ भी होता है ना, तो अपना मतदान करते हैं कि 1/3 बहुमत, 2/3 वो, तो ये चीजों में कि अपना वो अपना मतदान नहीं कर सकता है। संसद में कार्रवाई में भाग ले सकता है, किंतु अपना मतदान नहीं कर सकता है, क्योंकि वह संसद का सदस्य नहीं होता है। ठीक है। फिर महान्यायवादी सदस्य संयुक्त बैठक की संसद को किसी समिति में भी बोलने का कार्रवाई का भाग लेने का अधिकार है। जो मतलब समझ लीजिए जो संसद में कोई भी है ना समिति है, उसमें बोलने का और कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार भी महान्यायवादी का होता है। जब महान्यायवादी संसद की कार्रवाई में भाग लेता है तब उसे सदस्य के समान ही विशेष अधिकार जो है प्राप्त तो है। ठीक है ना, ये उसको क्या है, मतदान करने का अधिकार नहीं है, लेकिन जब महान्यायवादी संसद के किसी भी कार्रवाई में भाग लेता है तो उसे संसद के जो मतलब समझ लीजिए उसे सदस्य के समान ही अधिकार प्राप्त है। ठीक है। अभी बात होगी महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है ना, लेकिन जो भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को जो मतलब सलाह देता है, महान्यायवादी को सलाह देने के लिए भी कौन रखे जाते हैं, ध्यान रख लीजिए। महान्यायवादी के सलाह के लिए जो है अन्य समझिए अन्य दो सलाह देने के लिए दो रखे जाते, दो लोग, एक सॉलिसिटर जनरल। ठीक है ना, देख लीजिए महान्यायवादी को सलाह के लिए भी कितने, दो। देखिए भारत के जो मतलब अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी होते हैं, उनकी सलाह के लिए समझ रहे हैं, उनकी सलाह के लिए सॉलिसिटर जनरल एवं अन्य है ना, अन मतलब अन सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल अन्य यहाँ पे लिखा अन सॉलिसिटर जनरल, यहाँ पे अन हो गया है, मिसप्रिंट है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे अन्य नहीं होगा। सॉलिसिटर जनरल एवं दो अन सॉलिसिटर जनरल जो है नियुक्त किए जाते हैं। अब बात आ गई दोस्तों भारत के महान्यायवादी, तो विस्तार से देखेंगे भारत के महान्यायवादी अब तक कितने बने, कौन कौन से हैं और वर्तमान में कौन से हैं, क्या क्या कार्यकाल था उनका। आपके पहले हो गए MC तलवार 1950 से 1963 तक। दूसरे थे आपके CK बख्शी 1963 से 1968 तक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप नोट भी करते हैं, विस्तार से बता रहा हूं, सारा कुछ बता रहा हूं, आप पूरा वीडियो अंत तक देखिए। तो दूसरे कौन थे आपके, CK बख्शी जो कि 1963 से 1968 तक थे। फिर आपके थे निरेंडे 1968 से 1977 तक, तीसरे नंबर के थे ये। फिर आपके चौथे थे CB गुप्ता जो कि 1977 से 1979 तक थे। फिर आपके अगले थे एलन सिन्हा, कौन थे, एलन सिन्हा जो कि 1979 से 1983 तक थे। आप वीडियो बिल्कुल अंत तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, पूछता है दूसरे तीसरे चौथे पांचवें, तो आप ध्यान रख लीजिए कि भारत के पांच जैसे समझ लीजिए छठवें महान्यायवादी कौन थे, तो आप बता देंगे कि के पाराशरण, कार्यकाल पूछेगा 1983 से 1900 जो है 89 तक। तो जो छठवें नंबर के महान्यायवादी थे वो कौन थे, के पाराशरण 1983 से 1989 तक। अगला देखेंगे, अगले थे आपके सोली सराबजी 1989 से 1990 तक। फिर आपके 8वें नंबर के थे जी रामास्वामी जी, ये कब से कब तक थे, तो ये 1990 से 92 तक थे। फिर आपके अगले थे 9वें नंबर के विमल बनर्जी, ये 1992 से 96 तक थे। फिर आपके 10वें नंबर के थे अशोक देसाई, ये 1996 से 98 तक थे। फिर आगे आपके सोली सराब, ये 1998 से 2004 तक थे। फिर आपके 12वें नंबर के जो महान्यायवादी थे, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिए, आप ही का प्रॉफिट है, एक एक चीजें मैं करवा रहा हूं, यदि कहीं से भी क्वेश्चन बन जाएगा महान्यायवादी से तो आपसे छूटेगा नहीं। तो आपके अगले कौन थे, मिलन के बनर्जी 2004 से 2009 तक। फिर आपके 13वें नंबर के कौन थे, GI वाहन वटी, ठीक है, ये आपके 13वें नंबर के थे। अब आपका आ गया 14वां नंबर, 14वां नंबर के कौन थे, तो मुकुल रोहतगी, आपके 12 जून 2014 से 30 जून, देख लीजिए विस्तार से, आपके 12 मुकुल रोहतगी आपके 12 जून 2014 से 30 जून 2017 तक
थे, यानी इसके पहले के जो वर्तमान में है, क्वेश्चन बनता है कि जो वर्तमान में जो अभी न्यायवादी है, महान्यायवादी, उसके पहले कौन थे, तो आप बता देंगे मुकुल रोहतगी। अभी पूछेगा आपसे कि कितने, कब से कब तक, तो आपके 12 जून 2014 से 30 जून 2017 तक थे। अभी बात आ गई वर्तमान की। अभी पूछेगा वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन, पूछता है, तो आप क्या बताओगे, के वेणुगोपाल। कौन है भारत के वर्तमान में जो है महान्यायवादी, तो के वेणुगोपाल। इन्होंने कब अपना पद धारण किया, तो 30 जून 2017 से 20 तक था। अभी भी वर्तमान में है, क्योंकि अभी देखिए पिछले साल अभी कोविड वगैरह का सिम्टम चल रहा था, उसके कारण हो नहीं पाया, तो अभी वर्तमान में यही है। लेकिन ये 3 साल के लिए होते हैं महान्यायवादी, इनका पद जो है 3 साल का होता है। तो अभी फिलहाल ये 3 साल के लिए थे, लेकिन अभी इन्हीं का कार्यकाल चला, क्योंकि 2020 से अब देख रहे हैं कोविड ही चल रहा है। तो ये वर्तमान में अगर पूछा तो के वेणुगोपाल। इसके पहले कौन थे, तो इसके पहले आपके मुकुल रोहतगी थे। तो फ्रेंड्स, ये था बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉलिटी का आपका, भारत का महान्यायवादी। तो इससे जितने भी क्वेश्चन बनने हैं एग्जाम में आपको क्लियर हो जाएंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे नहीं। चाहे आप पीएससी का एग्जाम दे या फिर कोई छोटा एग्जाम दे, आपको इसके बाहर का कुछ नहीं आने वाला है। तो मिलते हैं दोस्तों हमारे अगले वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे चैनल पे। धन्यवाद।